नमस्कार साथियों, एक बार अपना आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय सामान्य जानकारी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होगा। खासकर पीपीएससी पीटी के साथ साथ मेंस के दूसरे पेपर सामान्य विज्ञान के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। 14 नवंबर की सुबह 8 बजे से दिल्ली तथा उसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वहाँ पे द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने दिल्ली में ग्रेप का स्टेज 3 लागू कर दिया है। ग्रेप का स्टेज 3 लागू किया है। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ग्रेप का स्टेज 3 क्या होता है, स्टेज 1 क्या होता है, 2 क्या होता है और 3 जो लागू किया गया है ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन होते हैं। और इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि PM 2.5 क्या होता है, PM 10 क्या होता है और दिल्ली तथा देश की जो अभी की स्थिति है जो इतनी घातक हो गई है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कॉमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, ग्रेप का अर्थ होता है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP। स्टेज 1 उस समय लागू किया जाता है जब क्वालिटी पुअर होता है, यानी कि AQI जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, वो 201 से 300 के बीच में पाया जाता है तब। उसी तरह स्टेज 2 को वेरी पुअर की कैटेगरी में रखा जाता है और इसमें AQI जो होता है 301 से 400 के बीच में होता है। स्टेज 3 जो 14 नवंबर को लागू किया गया, ये सीवियर की स्थिति में, बहुत गंभीर की स्थिति में होता है और ये AQI 401 से लेकर के 450 तक होता है। ज्ञात हो कि दिल्ली के बहुत सारे स्थानों पर अभी जो AQI का लेवल है वो 400 को क्रॉस कर चुका है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रेप का जो 3 स्टेज है उसको लागू कर दिया, इम्पोज कर दिया है। इसमें कई तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। हम लोग हेल्थ स्टेटमेंट फॉर AQI कैटेगरीज को देखते हैं, यानी कि AQI की जो कैटेगरीज है वो हेल्थ स्टेटमेंट को किस तरह से प्रभावित करता है। तो 0 से जो 50 होता है उसे अच्छा माना जाता है, इसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। जो 51 से लेके 100 का होता है वो सेटिस्फैक्ट्री उसको माना जाता है। माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट सेंसिटिव जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा प्रभाव डालता है ये। इसी तरह 101 से लेके 200 जो होता है वो मॉडरेट की श्रेणी में रखा जाता है और वैसे लोगों को जो कि लंग्स, अस्थमा या हार्ट डिजीज़ के जो लोग पेशेंट होते हैं वो इसमें कुछ डिस्कम्फर्ट अपने आप को महसूस करते हैं। जो 201 से लेकर 300 के बीच में होता है उसको पुअर कैटेगरी में रखा जाता है और अधिकांश लोगों को मतलब इसमें डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। जो 201 से लेकर 400 के बीच में होता है वो वेरी पुअर की स्थिति माना जाता है और इसमें जो हमारे श्वसन क्रियाएं होती हैं वो काफ़ी प्रभावी होती हैं। और 401 से लेकर 500 जो कि सीवियर की स्थिति में होता है, यही स्थिति अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बनी हुई है और इससे न सिर्फ कमज़ोर लोग या बीमार लोग बल्कि हेल्दी लोग भी इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, इसलिए इसे सीवियर की स्थिति में रखा जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेप 3 लागू किया गया है। एक और ग्राफिक की मदद से हम लोग देखते हैं कि जो AQI जो है वो ओजोन तथा पार्टिकल जो पॉल्यूशन होता है उसके बेसिस पर किस तरह से कार्य करता है। यहाँ जो ग्रीन होता है वो 0 से लेकर 50 तक होता है और इसको गुड माना जाता है। एयर क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री होता है और ये किसी तरह का कोई रिस्क इसमें नहीं होता है। येलो जो होता है वो मॉडरेट होता है, जैसे कि पिछले ग्राफिक के माध्यम से हम लोगों ने देखा था 51 से लेकर के 100 तक होता है। एयर क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। हाउएवर देयर मे बी रिस्क फॉर सम
सेंसिटिव पीपल, कुछ सेंसिटिव जो पीपल हैं उनके लिए ये थोड़ा सा रिस्की होता है, अदरवाइज एक्सेप्टेबल है। ये जो तीसरी श्रेणी है ऑरेंज श्रेणी होता है, और इसमें जो होता है 101 से लेके 150 के बीच में होता है, और ये जो होता है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, सेंसिटिव जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए ये अनहेल्दी होता है। रेड जोन जो होता है वो अनहेल्दी होता है, वो 151 से लेकर के 200 तक AQI होता है इसमें। जो पर्पल होता है वो अनहेल्दी होता है, और इसमें जो AQI इंडेक्स होता है वो 201 से लेकर 300 के बीच में होता है। इसमें हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इफेक्ट इंक्रीज फॉर एवरीवन, सबके लिए, ना सिर्फ सेंसिटिव पीपल के लिए बल्कि सभी के लिए, हेल्दी पीपल भी इससे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। जो हमारा मैरून जो होता है वो हैजार्ड की स्थिति में हो जाता है, वो और 301 से ऊपर का AQI इसमें होता है, और हेल्थ वार्निंग जो इमरजेंसी कंडीशन होता है वैसी स्थिति में चली जाती है। और दिल्ली की अभी जो स्थिति है वो यही बनी हुई है। तो देखते हैं कि ग्रेप 1, 2, 3 और 4 किन परिस्थितियों में लागू होती है और इससे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो ग्रेप 1 जो होता है ये AQI जो 201 से 300 के बीच में होता है, तब ग्रेप 1 लागू की जाती है, जो कि बहुत पहले लागू हो चुकी है। और इसमें जो पब्लिक एडवाइजरी जारी की जाती है कि डस्ट कंट्रोल से किस तरह से बचना है, और रिस्ट्रिक्शन किया जाता है खुले में चीज़ों को जलाने से। ग्रेप 2 जो होता है वो इन्फोर्स होता है 301 से लेकर 400 के बीच में, जब AQI होता है तब। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, जैसे डीजल जनरेटर सीट जो होता है, मर्चेंडाइज जो क्लीनिंग होती है, एंड वाटर इसमें स्प्रिंकल किया जाता है, रोड्स पर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि जो AQI है उसको और कम किया जा सके। ग्रेप 3 जो होता है, जो कि अभी इम्पोज किया गया है 14 नवंबर को, ये 400 से ऊपर का जो AQI होता है तब यहाँ होता है। इसमें बैन किया जाता है नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जितने भी नॉन एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी नहीं है, वैसे एक्टिविटीज़ को, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री ऑफ हेवी व्हीकल्स, जो बड़े बड़े व्हीकल्स है उसको शहरों में आने से रोक दिया जाता है। एंड हाल्टिंग ब्रिक्स, क्लीन एंड स्टोन क्लस्टर, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया जाता है। तो ग्रेप 3 है। ग्रेप 4 इससे और ज़्यादा भयंकर स्थिति होती है। भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि ग्रेप 4 की स्थिति अभी अपने देश में न आए। ग्रेप 3 अभी लागू है, और ग्रेप 3 से ही यह कंट्रोल हो जाए, आगे की ओर हमें बढ़ने का मौका न मिले। अब कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो रिस्ट्रिक्शन होता है ग्रेप 3 के अंतर्गत, जो कि लागू किया गया है अभी, उसमें क्या क्या होता है, एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, इसको हम लोग देख लें। तो अर्थवर्क, पाइलिंग, ऑल डिमोलिशन, किसी तरह का डिमोलिशन से इसमें रोक दिया जाता है। ओपन ट्रेंचिंग नहीं होता है। ऑपरेशन और रेडी मिक्स कंक्रीट का जो RCM होता है, प्लांट्स, इस पर रोक लगा दी जाती है पूरी तरह से। मेजर जो वेल्डिंग है उस पर रोक लगाई जाती है। गैस कटिंग, इस पर रोक लगाई जाती है। पेंटिंग, पॉलिशिंग, प्लास्टरिंग, टाइल्स एंड फ्लोरिंग वर्क, वाटरप्रूफिंग, ये सारी चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक द सीमेंट, सैंड, फ्लाई ऐश, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। कुछ चीज़ों को इंजेक्शन इसमें रखा जाता है, अपवाद में कुछ चीज़ों को इससे एग्जम्पशन में रखा जाता है, जैसे कि रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट को इससे अलग रखा जाता है। एयरपोर्ट्स एंड बस टर्मिनल्स को अलग रखा गया है। नेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट अलग रखा गया है। इसके अलावा जो हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, इसको इससे अलग रखा गया है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज़ वगैरह, उससे अलग रखा जाता है। सैनिटेशन प्रोजेक्ट, सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसको भी इससे अलग रखा गया है। जो 5 सबसे प्रमुख
पॉल्यूटेंट हैं, जो कि प्रदूषक हैं, वो होता है ग्राउंड लेवल जो ओजोन होता है। इसके अलावा जो PM2.5 और PM10 जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे वो होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये 5 ऐसे प्रदूषक हैं जो कि सबसे अधिक AQI को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि PM2.5 है। तो PM2.5 का अर्थ ये होता है कि ऐसे कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर होता है और ये प्रति घन मीटर में ये 2.5 माइक्रोमीटर के कण पाए जाते हैं। ये आमतौर पर धुएं के रूप में पाए जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य को प्रभाव तो डालता ही है। ये इतने छोटे होते हैं कि वो आपके सांसों के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और ये कण आपके रक्त प्रवाह में भी पहुंच सकते हैं। इससे जो होने वाली जो आम बीमारियां हैं, वो घबराहट होती है, खांसी होती है, सीने में जकड़न होती है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। PM2.5 का जो स्रोत होता है वो आग से निकलने वाला धुआं है, लकड़ी के हीटर से निकलने वाला धुआं है, कार और ट्रक के जो धुएं निकलते हैं वो हैं, और उद्योगों से निकलने वाले धुएं हैं। तो मुख्यतः जो धुएं के शक्ल में P2.5 हम लोग उसको इनहेल करते हैं और कई तरह के समस्याओं से हम लोग को रूबरू होना पड़ता है। PM2.5 जो है उसका अगर अच्छा माना जाएगा, 24 घंटों का अगर हम लोग रिपोर्ट देखें या 1 घंटे का अगर देखें तो 25 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। 12 और 25 से लेकर 50 तक प्रत्येक घन मीटर, मतलब प्रत्येक माइक्रोमीटर प्रति घन मीटर में अगर ये होता है 1 घंटे में तो इसको मॉडरेट माना जाएगा। और अगर 24 घंटे का लिया जाए तो 12.5 से लेकर के 25 तक इसको लिखा जाएगा। अगर गरीब पुअर की स्थिति में देखा जाए तो 50 से लेकर 100 तक होता है, और 24 घंटे में देखा जाए तो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर प्रति घन मीटर में इसको मापा जाता है। वेरी पुअर स्थिति जब उस समय होती है जब ये 100 से 300 के बीच में आंका जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र। और PM2.5 का अभी तक राष्ट्रीय मानक जो है वो 25 माइक्रोमीटर प्रति घन मीटर देखा जाता है अगर 24 घंटे का हम लोग औसत समय ले तो, और अगर वार्षिक ले तो 8 माइक्रोमीटर प्रति घन मीटर इसको देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। PM10 जो होता है, तो जो PM2.5 की तरह वैसे कण जो जिसका डायमीटर जो होता है वो 10 माइक्रोमीटर होता है, तो PM2.5 की तरह ही PM10 भी हमारे लिए काफ़ी घातक साबित होता है। इसके लिए हमें अपने दरवाजे, खिड़कियों को, घरों को बंद करके रखना चाहिए। अगर आपको अस्थमा है तो इसके लिए बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए ताकि ऐसे पॉल्यूटेंट जो हैं वो आपके पहुंच से दूर रहें। इसके अलावा अगर हार्ट की अगर बीमारी है या लंग्स का कंडीशन है तो हमेशा ट्रीटमेंट जो प्लान है उसको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। जो सोर्स है, मुख्य सोर्स है वो डस्ट है। अनसील्ड रोड के द्वारा जो डस्ट आती है वो PM2.5 के लिए सबसे ज़्यादा PM10 के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होते हैं। इसी तरह स्मोक फ्रॉम फायर अर्थात कि जलावन से जो धुएं निकलते हैं वो है। सी सॉल्ट है, उससे भी PM10 पार्टिकल्स मिलते हैं। कार तथा ट्रक्स के से निकलने वाले धुएं हैं। इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों से निकलने वाले धुएं हैं। ये स्थिति अगर देखा जाए तो अगर 40 से कम है तो उसको अच्छा माना जाता है। जो 40 से 80 अगर PM10 की स्थिति है तो उसको भी फेयर माना जाता है। पुअर स्थिति माना जाता है 80 से 120 के बीच में। वेरी पुअर स्थिति माना जाता है 120 से 300 के बीच में। और बहुत ही पुअर, एक्सट्रीमली पुअर
माना जाता है अगर PM10 की स्थिति 300 से भी अधिक है तब। जो अभी करंट जो स्टैंडर्ड है वो 50 माइक्रोमीटर प्रति घन मीटर नेशनल स्टैंडर्ड को माना गया है और 24 घंटे में इसका मेजरमेंट होता है। अगर वार्षिक देखा जाए तो 25 माइक्रोमीटर प्रति घन मीटर अगर है तो इसको एक नेशनल स्टैंडर्ड में माना जाता है। अगर इससे अधिक होता है तो यह माना जाएगा कि PM10 की स्थिति उस खास जगह पर काफ़ी बुरी है। तो इसको किस तरह से हम लोग कम करेंगे, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली में लागू होने वाले ग्रैप तथा PM2.5 और PM10 के बारे में विस्तृत रूप से जाना। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।